बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई गॉसिप्स के साथ और कुछ नए ऐसे मामलात जो इंटरनेशनली और लोकली हमारे दरमियान मौजूद हैं और चल रहे हैं। आज उन पर बात करने का मुझे मौका मिल रहा है और यकीनी तौर पर मौसम बड़ा खुशगवार होता चला गया वक्त के साथ साथ। तो जब मौसम अच्छा हो तो और बहुत सारी चीज़ें भी अच्छी अच्छी लगने लगती हैं और आपका दिल थोड़ा सा खुश रहता है इन मामलात को देख के, क्योंकि मौसम का बड़ा आप सख्त तरीन गर्मियों में आप देखते होंगे कि नो डाउट एक तो हमारे यहाँ पावर फेलियर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बंदा थोड़ा सा उकताहट का शिकार होता है, झुंझलाहट का शिकार होता है और छोटी छोटी बात पर हमें कुछ बुरी बुरी लगना महसूस हो जाती हैं। और जब मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, हल्की हल्की ठंड पड़ रही हो और स्वेटर के बिना आपको थोड़ी बहुत ठंड लग रही हो, तो ये मौसम वैसा होता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि हर चीज़ अच्छी हो रही है या अच्छी होने जा रही है। कुछ बुरी बातें भी बंदा अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही मौसम आजकल शहर कराची का है और कुछ सियासी तब्दीलियाँ भी हो रही हैं, कुछ मामलात बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। कुछ जगहों पर वही डिटाई का माहौल है, कुछ जगहों पर वही सख्तियाँ करने का मूड नज़र आ रहा है। तो बहरहाल इन तमाम तरीन जो मामला चल रहे हैं उस पर बात आज करेंगे। तो मैं सबसे पहले यकीनी तौर पे कोशिश करूँगा कि आज मैं आगाज़ करूँ एक अहम तरीन, दुनिया की अहम तरीन शादी की प्री तकरीबात, यानी कि शादी से पहले की जुज़वी तकरीबात पर। नाज़रीन, आप सब जानते हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यानी कि मेरा ख़्याल है कि कई ममालिक के जो लोग हैं कई ममालिक के जो लोग हैं वो इस बात से अब वाकिफ़ हो गए। पूरी दुनिया का चप्पा-चप्पा मेरा ख़्याल है वाकिफ़ हो गया है कि इंडियन टाइकून, बिज़नेस लीडर, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक, भारत के सफ़े अव्वल के अमीर तरीन आदमी अंबानी फैमिली के बेटे की शादी हो रही है। और ये खुशी की बात भी है और नो डाउट शादी की खुशी किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी बेटे की शादी या बेटी की शादी बड़ी अहमियत की हामिल होती है और बड़ी खुशी का लोग कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में सेलिब्रेट करें। सादगी भी एक उनसे ज़रूर यकीनी तौर पर मलूज़ खातिर रखा जाता है कई शादियों में, लेकिन नो डाउट जिनके पास कुछ होता है खर्च करने के लिए तो वो उसको खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये खर्च जो है वो कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ खर्च हो रहा है। तो ये जो बहुत कुछ खर्च हो रहा है, इस पर दो मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग सैकड़ों करोड़ कह रहे हैं, कुछ लोग हज़ार करोड़ की भी बात कर रहे हैं कि इतना पैसा इस शादी की प्री तकरीबात में जो इब्तिदाई तकरीबात जिसे हम कहते हैं, यानी कि ये शादी की असल तकरीबात नहीं है, उसमें इसका तखमीना लगाया जा रहा है कि हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च यहाँ होने जा रहा है या हो रहा है। क्या ज़रूरत होती है ऐसी अखराजात की? तो नो डाउट सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बात करूं या मैं जनरल वे में बात करूं कि जिन लोगों ने किसी भी तरीके से ये सरमाया हासिल कर लिया है, क्या ये ज़िया है? नो डाउट मैं ज़ाती हैसियत में अपनी राय तो दे सकता हूँ कि ये इंतहाई हद तक ज़िया है। इसकी ये एक अलग टॉपिक है कि इन्हीं तकरीबात में एक तकरीब गुरबा यानी कि भारत के वो लेस प्रिविलेज लोगों के साथ भी की और बाकायदा दुल्हा दुल्हन कहें या इनके घर वालों ने कहें, खुद अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने भी जो है वो अपने हाथों से उन मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाया भी और उनके साथ खाया भी। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि अपनी शादी की तकरीबात में आप उन 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 मुस्तहिक लोगों को आप नहीं भूलते, जिनका हक़ है असल में आपके उस पैसे पर जो आपको किसी भी अंदाज़ से हासिल हुआ। क्योंकि यहाँ मेरे मुँह से बार-बार अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत किया हुआ मैं पैसा कह रहा हूँ, तो नो डाउट अल्लाह ही देने वाला है, हमारा तो ईमान है। अल्लाह ही देने वाला है। रहमान हो वो भी हल चलाता है तो अल्लाह ही देता है, और राम अगर हल चलाता है तो वो भी हमारा अकीदा है और हमारा ईमान है कि वो भी अल्लाह ही के मरहून मिन्नत है। चाँद, सूरज, सितारे, हवा, पानी, ये तमाम ही अल्लाह ही की नेमतें हैं। गो कोई शुक्र अदा करे या ना करे, इसको अपने अंदाज में किसी अंदाज में भी ले जाए, लेकिन हम इसी बात पर कायल हैं कि ये सब अल्लाह ही की तरफ से वदीयत किया हुआ तोहफ़ा है, जिसका इस्तेमाल ये है वो असल नुक्ता जिस पर हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया है। और किसी जगह मैंने एक लेक्चर में एक बड़ी अहम तरीन बात सुनी थी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ₹1 कमाने की, मैं हलाल और जायज़ तरीके से कमाने की बात कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको ₹1 कमाने की सलाहियत दी है, आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, और अगर आप
अपनी सुस्ती, अपनी काहली, अपनी नाअहली की वजह से आप वो ₹1 पूरा नहीं कमा रहे, यानी कि 50 पैसे कमा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको, यानी कि आधा कमा रहे हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं। जी हाँ, आप गुनाह कर रहे हैं। ये एक लेक्चर में कहा गया। इसकी वजह बताई उन्होंने, बड़ी अहम तरीन वजह, और नो डाउट ये मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हो गई कि असल चीज़ कमाना है, जायज़ तरीके से कमाने के बाद अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके कमाने के बाद जब इसके खर्च करने का टाइम है, ये एक अलग टॉपिक है। कितना खर्च करना है आपने? ज़कात तो आप पर फ़र्ज़ है, इसके बाद सदक़ात हैं, इसके बाद डोनेशंस हैं, इसके बाद जहाँ-जहाँ, जिस-जिस सेक्टर में आपको अपनी उस कमाई जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, हाथ, पैर, आँख, कान, दिमाग, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें वदीयत की हैं। इसके 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 मुआवज़े के तौर पर या इसके बदले में अल्लाह पाक हमसे चाहता क्या है? कहता है तुम गुरबा की, मुस्तहिक लोगों की खिदमत कर दो, क्योंकि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, तो तुम उनकी खिदमत कर दो, ये मुझ तक पहुँच जाएगा। क्या क्या ज़बरदस्त इस्लाम का उसूल है कि ये मुझ तक पहुँच जाएगा। तो नाज़रीन कराम, बात शुरू कहाँ से हुई और देखें मैं कहाँ तक पहुँच गया। तो ये वो तमाम असलूब हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये सारी मिलती रहीं, सहाबा कराम की ज़िंदगी हमारे सामने रहीं, और नो डाउट कई ऐसे जय्यद लोग आज भी मौजूद हैं जो इस किस्म की तलक़ीन और ताकीद हमें करते रहते हैं। तो अगर बेहतर होता कि ये हज़ारों करोड़ रुपया इस तरह से खर्च करने के बजाय सादगी, बेशक ना हो, अब सादगी किस लेवल की हो, हर बंदे की सादगी एक अपनी लेवल की होती है, लेकिन कम से कम भारत जैसा मुल्क, नो डाउट कि आज भारत की इकॉनमी बड़ी मजबूत है, इसमें इसमें कोई शक की बात नहीं। पाकिस्तान के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुर्बत भी उतनी ही है। आप देखें, अगर भारत में गुर्बत का मयार अगर आप देखें, शायद वहाँ का मीडिया जो है वहाँ पर सिर्फ आपको फैंटेसाइज वर्ल्ड ही दिखाता है, उनको आपको उनका उनका फिल्मी अंदाज नज़र आएगा। अगर आप मीडिया पर भी देखें ना, अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, स्टोरीज़ में भी देखें, अगर आप जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनमें देखें, तो आपको ये चीज़ें कम नज़र आएंगी। उनका फैंटेसी, उनका ग्लैमर, इनका इनका जो पुरतायुश निज़ाम ज़िंदगी है वो ज़्यादा नज़र आता है, जबकि असल हकीकत इससे बरअक्स है। भारत में भी बेइंतहा गुर्बत है, वहाँ बेइंतहा ज़रूरत है इस किस्म के काम करने की। और अगर आप देखें तो वहाँ के बहुत सारे नाक़िद जो हैं वो इस शादी पर भी उँगलियाँ उठा रहे हैं कि ये इमारत दिखाकर, मैं असल में इसकी वजह क्या है कि आप अपनी इमारत दिखाएं एक ख़ास लिमिट तक, एक ख़ास लेवल तक, या एक ख़ास सतह पर, एक ख़ास कवर्ड के अंदर, एहसास महरूमी पैदा होता है। नौजवान, बच्चे, ख़वातीन जब ये सब चीज़ें, ये लाइमलाइट की चीज़ें देखते हैं ना, उनमें एहसास महरूमी पैदा होता है। और क्यों वो इतना आगे नहीं बढ़ पाए? रियासतों की वजह से। आप इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान पे भी जोड़ते चले जाइए, पाकिस्तान पे कोई सुर्ख़ाब के पड़ नहीं लगे, शायद हमारा हाल तो इससे भी बुरा है। रियासतों ने उनको वो मकाम, वो मयार तालीम, वो फैसिलिटीज़, वो सेहत और वो नॉलेज नहीं दी, जिसके बाइस वो वहीं रह गए और कुछ लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो आगे चले गए। तो रियासतों का बहुत बड़ा कसूर होता है आवाम की इस किस्म की तरबियत के अंदर। तो ये बदकिस्मती है हमारी, और ये चलती रही है, इसी तरह से चलती रहेगी। मुझे नहीं पता कि इसको आगे किस तरह से देखा जाएगा, लेकिन ख़ुद भारत में इस शादी पर बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है, और शादी की इस तकरीबात पर अभी से बड़ी नुक्ताचीनियाँ हुई हैं कि बड़े लोगों का, और इतने बड़े-बड़े लोगों का, मतलब मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि एलन मस्क, ज़ुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट, ये सारे लोग इन शादी की प्री लॉन्चिंग सेरेमनीज़ में आए हैं। नो डाउट ये अच्छा साइन ज़रूर होता है, ये अच्छा साइन ज़रूर है कि वो जब भारत में आते हैं, कोई भी बड़ा दुनिया की शख्सियत जो है वो किसी भी वजह से किसी मुल्क में कदम रखते हैं, तो ये एक ब्रिजिंग का काम होता है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और बदकिस्मती है कि हमारे लिए तो कहा जाता है, और मैंने पिछले दिनों बड़ी ज़बरदस्त एक पोस्ट पढ़ी थी कि एलन मस्क और मार्क ज़ुकरबर्ग और बिल गेट जो है वो भारत में शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, और शायद वहाँ जाकर उन्होंने कुछ मुआहदे भी किए हैं, और वो कुछ इतने करोड़ डॉलर जो है वहाँ इन्वेस्ट भी करने जा रहे हैं, इतने अरब डॉलर गालिबन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और हम यहाँ पर हैं कि फेसबुक, यूट्यूब और जो हमारा एक्स जिसे हम कहते हैं ट्विटर,
उसको बंद कर रहे हैं, यानी कि उन पर हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं और वीपीएन से भी अब कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये लेवल है हमारा और उनके दरमियान, जिस पर यकीनी तौर पर भरपूर गौर करने की ज़रूरत है। रियासत का काम है अवाम को फैसिलिटेट करना, और अब रियासत, अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ गई हैं। आज ही के दिन सदर ममलिकत को मुंतखब होना है इन असेंबलियों से। कुछ भी है, इस असेंबलियों पर नुक्ताचीनी चलती रहेगी, इनकी मैंडेट पर बात होती रहेगी। जो कुछ भी है वो अपनी सीट पर इस वक्त मौजूद हैं, और जब ये मौजूद हैं तो अब इन पर भारी जिम्मेदारी है। वो किसी तरीके से भी आ गए, इसका फैसला आवाम ने करना है, इसका फैसला अदालतों ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है या ट्रिब्यूनल्स ने करना है। ये सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा, एक दूसरे पर भी नुक्ताचीनी चलती रहेगी। लेकिन जो पहुंच गए हैं असेंबली में, किसी भी अंदाज से पहुंचे, इनकी जिम्मेदारियों से तो वो आगाह हैं। उन्होंने हलफ लिया है आवाम को उनकी जायज़, उनकी आईनी सहूलियात देने का हलफ उठाया है। तो ये इज़हार ख़याल की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, इस पर तो यकीनी तौर पर हम सबको बहुत गहरी नज़र रखनी होगी और हम सबको इस पर बड़ा फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि अब इस असेंबली पर कोई कह नहीं सकता, यानी कि अब तो उंगलियां उठेंगी, अब तो ज़बानबंदी आसान नहीं रहेगी। बड़ा मुश्किल होगा हुकूमतों का और रियासतों का किसी की ज़बानबंदी करना, किसी को उठाकर गायब कर देना, किसी को नज़र में ना आने देना, किसी को बैठने ना देना, किसी को कुछ लिखने या पढ़ने ना देना। अब इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ जाती हैं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारियां इस अंदाज से बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि ये सियासी लोग होते हैं। इनका सियासी बैकग्राउंड होने के साथ साथ इनका सियासी स्टेक होता है। अगले इलेक्शंस में उनको या इनकी फैमिली को या इनकी पार्टी को किसी न किसी अंदाज में आगे जाना होता है, और इस मौके पर अगर वो अवामी रद्द अमल पर अपनी अपनी राय नहीं दे पाते, अवामी रद्द अमल पर वो अपनी जो है सोच का इजहार नहीं कर पाते, अवाम को रिलीफ नहीं दे पाते। रिलीफ पे मैं ज़रूर आऊँगा, वक्फे के बाद मुझे कुछ उन रिलीफ्स पर आना है, जो कि मुख्तलिफ सूबे अब एक कॉम्पिटिशन सा शुरू हो गया है कि कौन कितना अवाम को रिलीफ दे पाता है, कौन मुस्तरद रिलीफ दे रहा है, और कौन क्या करने जा रहा है इन तमाम मामला पे। ख़ास तौर पे जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो हुकूमतें वैसे ही थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हैं, बल्कि हुकूमतें ही क्या, तमाम ही एनजीओज़ भी एक्टिव हो जाती हैं कि अब आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। न जाने क्यों ये सिर्फ हम रमज़ान की हद तक ही रखते हैं। बहुत सारे इदारे हैं जो कि रमज़ान से हटकर भी काम करते हैं, लेकिन रमज़ान में एक खुसूसी अहमियत हासिल हो जाती है हमारे लेन देन के मामलात को, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि 70 गुना मैं बढ़कर देता हूँ रमज़ान में हमारी हर नेकी। तो लेट्स सी कि रमज़ान में ये चीज़ें सब आगे जा रही हैं। तो ये जो एक हेल्दी कंपटीशन में से कहूँ या कुछ दिखावे का कंपटीशन कहूँ, मुख्तलिफ सूबों के दरमियान जो आया है मैंडेट, ये बड़ा जो है बदकिस्मती है। मैं इसको बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ, ये भी कुछ लोग इसे बड़ा अच्छा भी तस्वुर कर रहे हैं। ये केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी कहते हैं। सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और मेरा नहीं ख्याल है कि एमक्यूएम इसका हिस्सा होगी या नहीं होगी, अब तक तो कोई ख़ास खबरें नहीं हैं। और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत जैसे भी है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, और वहाँ पर बलूचिस्तान में कुछ मिली जुली सी गवर्नमेंट बनने जा रही है या बन चुकी है। तो इस बार पाकिस्तान 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है। क्लेम बहुत सारे हैं कि यहाँ भी हमारी हुकूमत थी, यहाँ भी हमारी हुकूमत थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के बहुत सारे क्लेम्स हैं, और इस पर अभी अदालतों में बहुत सारे केसेस भी अभी अपनी सुनवाई के पेशबंद हैं, सुनवाई का इंतज़ार में है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ओवरऑल ये जो कंपटीशन है रिलीफ का, कुछ भी हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो कैसे ही मिले। किसी सियासी रहनुमा की फ़ोटो आटे के थैले पर है या नहीं है, आवाम को आटा मिल रहा है। मैं तो चाहूँगा कि इस मौके पर किसी की भी फ़ोटो हो, वो आगे चलना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और मुस्तहिकीन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। ये है असल मकसद, कि लोगों के पेट की आग बुझनी चाहिए। हालात बहुत ही संगीन हैं, मुआशी हालात भी और लोगों के अपने
हालात भी, आवाम के हालात भी, और अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान मुबारक में नेकियां करने की और सोच और समझ के साथ, अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं और थोड़ा सा मुवाजना करते हैं इन सूबों की रिलीफ पैकेजेस का, जो कि मुख्तलिफ सूबे अपने अपने तौर पर अनाउंस कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर है। और मैंने वक्फे पे जाने से पहले मुख्तलिफ जो रिलीफ पैकेजेस का अनाउंसमेंट हुआ है मुख्तलिफ सूबों की जानिब से, ख़ास तौर पे मैं पंजाब की और KPK की बात करूँगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये अनाउंसमेंट हो गई है आटे के थैलों की, राशन पैकेजेस की। और राशन पैकेजेस पर जो है वो मैंने फिर कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर ये उनका ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है कि उस राशन के थैले पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर चस्पा की गई है, प्रिंट की गई है, होती रहे। सामान क्या जा रहा है, अगर किसी के पेट की आग बुझ रही है तो तस्वीर कोई नहीं देखता, पेट की आग बुझनी चाहिए। बहरहाल इसे सियासी स्टंट ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है कि आप अपनी जेब से दे रहे हो तो आप जिसकी चाहें अपने फोर फादर्स की तस्वीर लगा लें, लेकिन अगर आप हुकूमत का रियासत का पैसा इस पे लग रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये रियासत क्यों अपने फैमिली मेम्बर्स की या अपने सियासी कायद की तस्वीर लगा के आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से हमारा कल्चर सा हो गया है कि इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो एक तो ये एक सेक्टर है, ये एक चैप्टर है जो मरीम नवाज साहिबा ने आगाज़ किया है। मैं इसे खुशाइंद ही कहूँगा। ये बिसाइड कि ये कितने लोगों तक कितनी शफाफ तरीके से पहुँचता है, ये हुकूमतों का, रियासत का काम होगा कि इनको प्रॉपर एक ख़ास अंदाज से इन तक पहुँचाया जाए और सही लोगों तक, हकदार लोगों तक पहुँचाया जाए। इसे सियासी स्टंट ना बनाया जाए। ये अनाउंसमेंट ज़रूर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से हुआ था कि जिसने हमें वोट नहीं दिया ये उनके घरों तक भी पहुँचेगा। तो जिसने हमें वोट नहीं दिया ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो फिगर्स ही बताएंगे, और फिर किसने नहीं दिया किसने दिया ये भी पता नहीं चल सकता। तो ये इट मीन्स कि ये पूरे जनरल पंजाब में पूरी कोशिश करेंगे कि हर घर तक, कम से कम हर मुस्तहिक घर तक पहुँचे। ये अच्छी बात है। कुछ लोगों ने फिर इस पर कुछ कहते हैं कि हम लोग जो है वो सवालात करने के आदी हैं और किसी भी काम के पीछे हम बहुत दूर तक इस रस्सी के उस सिरे तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर कोशिशें शुरू हो गई हैं कि इसके अंदर इस थैले के अंदर जो खाने पीने की अशिया हैं इनका मयार क्या है, नंबर एक। दूसरा, ये कहाँ से आई हैं? कहीं ये किसी को नवाजने के लिए, कुछ शुगर मिलों को नवाजने के लिए शुगर वहाँ से ली गई हो, कुछ और दाल चावल वालों को नवाजने के लिए, कुछ घी तेल के नवाजने के लिए इन तमाम चीज़ों को अंदर रखा गया है। तो ये किसी को नवाजने की नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ नवाज का काम ही नवाजना है। लेकिन अगर आवाम के पेट की आग ठंडी हो रही है तो हमें इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए आप सही लोगों तक ये राशन और ये थैले पहुंचाने की कोशिश करें, इसके पीछे ना जाएं। आवाम तक तो पहुंच गया, बस ये मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इसके पीछे कौन कहां से आ रहा है, इस पर इस वक्त इन हालात में यहाँ तो जो है आपका वोट सही जगह पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इस पर जो है वो इस पर सवालात उठ रहे हैं। तो फिर ये राशन प्लीज़ इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन में लें और लैम्पलाइट में लाकर सही लोगों तक पहुंचाने का अगर आप भी जरिया बन सकते हैं तो आप भी जरिया बनिए। KPK की गवर्नमेंट पर बड़ी एप्रिसिएशंस और नो डाउट इस पर कुछ सवालात भी हैं, बहुत सारे सवालात। जो अली अमीन गंडापुर ने जो रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया, नो डाउट कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं जो ऑलरेडी KPK में जारी थी पूरे पाकिस्तान में, और PTI का ये मंशूर भी था कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो भी कफ़ालत के ज़रिए जो भी तरीक़ाकार हो सकते थे कफ़ालत के, वो दोबारा से आगाज़ हुए। लंगर खानों का आगाज़ हो गया है और शेडेड रहने सहने के लिए, और हर मसाजिद में इफ्तार और सहरी, और हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पे ये ऐलान हुआ है कि जो अटेंडेंट होते हैं उनको सहरी और इफ्तार की सहूलत जो है वो हुकूमत की तरफ से फराहम की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये एक अच्छा खुशहाल इक़दाम है, लेकिन मैं जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सेहत कार्ड के बाद का सेहत कार्ड का इजरा भी हो गया है कि कमोबेश 8.5 लाख फैमिलीज़ को 8.5 लाख फैमिलीज़ को 10,000 रुपया रमज़ान का स्पेशल राशन के लिए दिया जा रहा है। अब ये बड़ी अहम तरीन बात है कि 10,000 रुपया 8.5 अरब रुपया, आई थिंक, अगर मेरा हिसाब किताब इतना बुरा ना हो, तो 8.5 अरब रुपया सबसे पहले तो आएगा कहाँ से? लेकिन खैर इसका कुछ ना कुछ प्रोविज़न तो रखा होगा, और कुछ जो उन्होंने तकाज़ा किया है रियासत से या मरकज़ी हुकूमत से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 1510 अरब उन्होंने कहा कि शायद तकरीबन 1500 अरब के करीब एक रकम है जो KPK की बनती है मरकज़ पर। तो ये मरकज़ ने कब से नहीं दिया, ये भी देखना होगा। इसमें तो PTI की गवर्नमेंट भी रही है मरकज़ में को 3 साढ़े 3 साल। इस दौरान में भी ये रिलीफ नहीं मिला कुछ थोड़ा सा। ये वो सवालात हैं जो न जाने क्यों हमारे सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो जब सामने बैठे हों तो नहीं पूछते। बहरहाल, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि 10,000 रुपये कैश मिल रहा है। और ये कैश कैसे मिल रहा है? सानिया निश्चर साहिबा, नाम याद होगा आपको, जिन्हें आलमी सतह पर माना गया इनकी इन काविशों और कोशिशों को जो उन्होंने पाकिस्तान में भी की। और मैं भूल रहा हूँ या किसी जगह पर मैंने इसका अपने किसी प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया कि आलमी इदारों ने ना सिर्फ ये कि उनको रिकगनाइज़ किया, बल्कि एक दुनिया की किसी एक ख़ास तहरीक में इनको पार्ट भी बनाया गया है और उनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो उनकी बनाए हुए उस एहसास प्रोग्राम ही के जो बेनिफिशरीज थे KPK में, उसी फहरिस्त को, और उसमें फिर जो नए शामिल हो सकते हैं उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। उसी अंदाज से इससे पहले भी पैसे कोविड के दौरान आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से जो कैश मुआवनत की गई थी, उसी अंदाज में ये 10,000 रुपये की कैश मुआवनत है। आप जो चाहें इससे ख़रीद सकते हैं, नो डाउट। इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। थैले अच्छी बात है, थैलों पर तस्वीर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कैश की सूरत में उनके हाथों में आ जाए तो वो उससे राशन ख़रीदें, अपनी दीगर ज़रूरियात को पूरा करें। अपने बिजली गैस के तूफ़ानी बिलों को अदा करने में थोड़ी सी उनको मुआवनत हासिल हो जाएगी उन कैश 10,000 रुपयों से। हाँ, ये 10,000 रुपये कैश उन तक पहुँचता है या नहीं, ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोविड में जिस अंदाज से ये पहुँचे हैं इतने बुरे हालात में, तो शायद आज भी पहुँचेंगे। लेकिन ये आएंगे कहाँ से? 8.5 अरब रुपया जो है पाकिस्तानी, जो 8 लाख लोगों तक पहुँचना है, 8 लाख ख़ानदानों तक पहुँचना है, ये आएंगे किस तरह से अकाउंट में? ये एक सवाल निशान ज़रूर है, लेकिन इसकी तैयारी ज़रूर की होगी, क्योंकि हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मेन हिस्सा रहा है मुज़म्मिल असलम। मुज़म्मिल असलम एक माहिर मुआशियात के तौर पर इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड जो है वो प्रोफेशनल हैं, और उन्होंने जब इस किस्म की, और इन्हें खुसूसी तौर पर PTI ने KPK में एक मुशीर के तौर पर, फाइनेंस के मुशीर के तौर पर वहाँ पर मदऊ किया है और वो वहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो नो डाउट उनकी इस क्वालिटी पर, उनकी इस प्रोफेशनली अपडेटिंग पर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं है। इनके नाक़दीन जो है वो भी इनकी तारीफ़ करते हैं। तो वो हैं इनके साथ इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, ख़ास तौर पे फाइनेंस साइड को देखने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसका ज़रूर कोई ना कोई प्रोविज़न निकाला होगा, वरना ऐसे अलर्ट अप हवा में अनाउंस करना KPK में जैसे सूबे में आसान नहीं है। तो इसका कुछ हल भी निकाल दिया है इन्होंने कि बेहतर है, 10,000 की कैश मुआवनत मिल रही है KPK में, तो ये इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। सिंध में भी वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बहुत सारे ऐलानात किए हैं सिंध में भी, और मेरा ख्याल है कि सिंध में तो एक क्लियर मैंडेट इनको मिला है, जो हर दफ़ा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलता ही है। तो इस क्लियर मैंडेट पे नो डाउट, मैंने कहा कि कुछ सवालात हैं शहरों की हद तक, लेकिन इंटीरियर की बात करें तो उसमें पीपल्स पार्टी ने यकीन तौर पर नशिस्तें हासिल की हैं। तो वहाँ पर भी बड़ी कुछ बहुत अच्छी और नुमायाँ ख़बरें आई हैं मुराद अली शाह साहब की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं भी खुदा करे कि मुस्तहिकीन तक वो चीज़ इनके घरों का, इनके डोर स्टेप तक पहुँच जाए, क्योंकि ये पहुँचना बड़ा आसान नहीं है। और सिंध में इस किस्म की शिकायत का बेपनाह, इससे पहले भी हम सुनते रहे हैं मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कि सिंध में जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इस पर कई सवालात और क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो खुदा करे कि अब की बार जब और सूबों में और यहाँ के सूबों में एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन का आगाज़ है, तो आवाम को इससे महरूम नहीं होना चाहिए। आलमी मीडिया की थोड़ी सी बात करने से पहले यकीनी तौर पर मैंने कहा कि 1500 अरब रुपए का क्लेम किया है KPK गवर्नमेंट ने अपनी तकरीर में। वज़ीर आला साहब ने 1500 अरब से ज़ायद
के जो फंड्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि वो हमारे जामिद हुए हैं, अब तक हमारे ड्यू हैं मरकज़ पर। तो ये 1500 अरब रुपए किस तरह से हासिल करेगी ये हुकूमत, तभी ये सिलसिले सारे आगे बढ़ पाएंगे। बिजली गैस के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ चीज़ें हवाई बातें लग रही हैं, लेकिन लेट्स से इस पर किस तरह से कारबंद रहते हैं। करप्शन पर बड़ी अहम तरीन बातें की अली अमीन गंडापुर ने। आलमी मीडिया जहाँ दीगर तमाम चीज़ों पर नुक्ताचीनी कर रहा है, वहाँ हमारी अशराफिया पर अब आलमी मीडिया खुलकर पॉइंट आउट कर रहा है, उंगली उठा रहा है। और ये एक बड़ा अहम तरीन नुक्ता है नाज़रीन कराम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पर, पाकिस्तान की अशराफिया पर, पाकिस्तान के मुस्तरद तरीन और मोतबर तरीन इदारों के लोगों पर, उनके हायर ऑफिशल्स पर इस किस्म की नुक्ताचीनी आलमी मीडिया पर होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसके कोसिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आ रहे। और नो डाउट कि शायद मैं नाम ना ले पाऊँ, लेकिन सोचना होगा, हमें सोचना होगा हमारे इदारों के बारे में, हमारे इदारों को अपने बारे में सोचना होगा कि इस हद तक आलमी मीडिया का हम पर वार जो है ये बड़ा ही संगीन वार है। और हम पर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ऐसा ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में सैंक्शंस लगाने का सोचें, और इन सैंक्शंस के बाद जो है जिस किस्म के हालात से ईरान गुजरता रहा है, क्या पाकिस्तान इस तरफ जाने की सोच सकता है। लेकिन लोगों का ख्याल है, बैलेंस्ड और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं सारी आलमी मीडिया की, होगा वही जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और ये सिर्फ हवाई बातें हैं। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी माशाल्लाह उनकी फेवर का लग जाता है तो वहाँ पर वो उसकी सपोर्ट कर देते हैं, और जहाँ पर भी जमहूरियत का कत्ल उनकी फेवर में किया जाता है तो आलमी मीडिया और आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी खामोशी रहती है। तो ये तो चल ही रहा है। लेकिन दुनिया में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इस एतबार से पाकिस्तान पर ये जो नुक्ताचीनी आलमी मीडिया की, ये बड़ी ही ख़तरनाक है। क्योंकि ख़ुद अमेरिका के अंदर USA में सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बार एक बहुत बड़ा फैसला आप और हम जानते हैं, और बड़ी इसकी बातगश भी सुनी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगा दी गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पर 9-0 यानी कि 9 जजेस ने मुश्तरका एक ही फैसला लिखा, और वो लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसको दुनिया भर में बहुत हाईलाइट किया गया, दुनिया भर ने इसको बड़ा गहराई के साथ देखा है। कहा यह जाता है, मैं नहीं समझता, मैं इस पर थोड़ी सी अपनी राय मुख्तलिफ रखता हूँ, लेकिन कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक सदर के तौर पर नमूदार हुए थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें मानने से इनकार किया था अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से अंजाम पाएँ, तो जिसके बायस से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़ेर ताब रहना पड़ा। और अब वहाँ का मीडिया ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत, देखें अदालतों पर अवामी प्रेशर भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इस अवामी प्रेशर को जो है वो अदालतें बहुत आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाती। अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले करना अदालतों का हक है, नो डाउट कि उनके अपने जजमेंट अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो 9 जजेस का एक ही फैसला करना कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दुनिया की इस माह की सबसे बड़ी खबर थी। और अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम चीज़ों को देख रही होगी यकीनी तौर पर कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर रोकना है तो कैसे रोका जा सकता है। अवामी सैलाब को रोकना आसान नहीं है, और एक बहुत बड़ी अक्सरियत, मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी राय जो है अब हमवार हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में। आगे आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की सियासी स्टैंडिंग हम कहाँ देख रहे हैं, अमेरिकी इलेक्शन में किस पार्टी की क्या पोजीशन होगी, जो बाइडन कहाँ खड़े होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कौन सा उम्मीदवार इस बार लाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है ये गुत्थी जो है अब सुलझने वाली है। और न जाने क्यों मैं तो इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। कुछ लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर से जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा।
हमारे वहाँ के सुदूर जो हैं वो वहाँ की अपनी एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं। शायद कुछ नरमियाँ या कुछ दोस्ती का हाथ या कुछ बेहतरी की सूरत हाल शायद कुछ थोड़ी-सी नज़र आए। वो भी उनकी अगर मंशा होगी, उनको अपना कुछ फ़ायदा उसमें नज़र आएगा तो। पाकिस्तान के लिए शायद ये सब सोचना जो है वो मैं नहीं समझता कि अमरीकी अपने मफ़ाद को हटकर पाकिस्तान के मफ़ाद की तरफ देंगे। जैसे IMF ने कह दिया कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो PTI ने ख़त लिखा था, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। तो लेट्स सी नाज़रीन, क्या कैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इनके आगे आने वाला फ्यूचर, इनका आगे का मुस्तकबिल हमें बताएगा। आइंदा चंद हफ्तों में ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कुछ छोटी-छोटी खबरों पर मज़ीद रोशनी डालते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर हूँ। आखिरी चंद मिनट का मेरे इस प्रोग्राम के बाकी हैं, और इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सबसे पहले कि 9 मई के वाक़यात, जिस पर यकीनी तौर पर बात बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं की जा सकती, लेकिन जितनी की जा सकती है कि उसके मुकदमों के अब फैसले होना शुरू हुए हैं, और बहुत सारे 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़मानतें भी हुई हैं, उनको जो है वो रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ है। तो वी होप सो आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर कुछ बेहतरी आ सकती है। इस 9 मई के वाक़यात पर भी यकीनी तौर पर खुद बहुत सारी पार्टियों ने, खुद PTI पर जिस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और जिस अंदाज से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में के एलामिये में ये कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो PTI ने इसको फेवर किया है, उसको अपोज़ नहीं किया, बल्कि उसको थम्स अप किया है कि जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी लोग मुलव्विस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन फ़ैसला यकीनी तौर पर कोई फ़र्द वाहिद नहीं करता। ये PTI का कहना है कि जुडिशल कमीशन बने और वो उसका फ़ैसला करे। तो ये तो हो गई 9 मई के मुकदमे में जो भी रिलीफ अब मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है। कल जैसे कि आपको पता है कि 8 मार्च जो है वो ख़वातीन का आलमी दिन था। ख़वातीन का आलमी दिन, ख़वातीन किसी भी मुआशरे का एक अहम तरीन हिस्सा होती हैं, और नो डाउट इस बार तो ख़वातीन ने मर्दों से बढ़कर सियासी जिद्दोजहद या स्ट्रगल, जिसे PTI ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है, और कई ख़वातीन को पाबंद सलासिल होना पड़ा या आज भी हैं। तो उस पर भी PTI ने भी और दीगर तमाम जमातों ने भी ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जो असम्बली का हिस्सा भी हैं और इस सियासी जिद्दोजहद में मुख्तलिफ़ जमातों के साथ हमेशा से शाना बशाना खड़ी रही हैं। तो इस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर भी उन्हें ये अप्रिशिएट करना बेइंतहा ज़रूरी था। आखिर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी है, और इस एहतजाज का आगाज़ जो है वैसे तो पूरे मुल्क की है, लेकिन मेरा ख्याल है मुल्क की सतह पर तो शायद हो सकता है कि ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो, लेकिन इसका आगाज़ पेशावर से हो रहा है। और मैं और आप जानते हैं कि KPK में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कहूँ, PTI जब मैं कहूँ तो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समझिएगा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब मैं कहूँ तो आप PTI समझिएगा। कमोबेश आप सब जानते हैं, बल्कि तमाम ही लोग जानते हैं कि ये एक ही रस्सी के, एक ही डोर के दो सिरे हैं। तो एहतजाज किस बात पर हो रहा है? मैंडेट की चोरी पर। इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है? पेशावर से। पेशावर में KPK में PTI की हुकूमत है। तो मैं और आप इस तवे की हरारत, दर्जे हरारत को महसूस कर सकते हैं कि ये कितना गर्म एहतजाज हो सकता है। इसके सियासी मंजरनामे पर क्या असरात नमूदार होंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक तहरीक का आगाज़ करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे इसके सीक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी इस मौके पर
रमज़ान से पहले एक आखिरी शो हो सकता है मेरा ख़्याल है, क्योंकि इसके बाद तो अब रमज़ान का आगाज़ होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा रमज़ान इसको यकीनी तौर पर थोड़ी सी इस टेम्पो को स्लो रखेगी। इससे पहले ये एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही हैं, ख़ास तौर पे KPK में ये होना तो ज़ाहिर बात है पावर शो हो ही जाएगा। पूरे पाकिस्तान में इसकी कॉल दी गई है कि हफ्ते को लोग बाहर निकलें और एहतजाज करें। तो लेट्स सी अब इसका ये कहाँ तक पहुँचती है, इस वाले एहतजाज को कहाँ तक ले जाने तक कामयाब होते हैं, KPK में इसका क्या असर बन पाता है। शेर अफजल मरवत साहब ने और शहरों तक भी पहुंचने की कोशिश की है या इंदिया दिया है। लेट्स सी वो ये सिलसिला कहाँ तक पहुंचता है। लेकिन फिर भी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इमरान खान की रिहाई, इनके बड़े रहनुमाओं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं की रिहाई, और जो दीगर ख़वातीन और नौजवान जो किसी न किसी अंदाज़ में ये सख्तियाँ झेल रहे हैं, ये इनकी रिहाई के लिए कहाँ तक मुआविन मददगार साबित होगी। मैंडेट को वापस लाने में कैसे मुआविन मददगार साबित होगी, क्योंकि फार्म 45 और फार्म 47 के मुकाबले में फार्म 45 भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हुए और अपलोड होने के बाद दोबारा से वापस भी कुछ ले लिए गए हैं। और ये अजीब व गरीब तमाशा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी था, और नो डाउट इलेक्शन कमीशन ने बहुत मायूस किया है। और आवाम जो है वो यकीन करें, इस बार आवाम ने जिस अंदाज से वोटिंग पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, शायद जितना डिस्करेज किया गया इस बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये एक बड़ा ही मायूस कुन और शर्मनाक अमल था। और शायद लोग अब आइंदा हो सकता है कि वोट देने के लिए कभी भी ना जाएं, जिस अंदाज से इनको इस बार डिस्करेज किया गया है। तो नाज़रीन, बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज क्या रंग लाएगा। मोटिव्स जो हैं वो मोटे मोटे बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि रमज़ान से पहले एक बड़ा पावर शो भी है, जिसमें मैंडेट की चोरी, मैंडेट को वापस कैसे लिया जाएगा, क्या ये एहतजाज मैंडेट को वापस लाने का तरीका होगा, या हमारा निज़ाम इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ ख़ातिर रखे, बुरुए कार लाते हुए। कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर कट हैं, न जाने क्यों हमारी आला अदलिया जो है इस पर गौर नहीं कर रही कि इंसानी हुकूक़ का अव्वलीन तरीन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आवाम के अगर हुकूक़ की बात की जाए किसी भी मुल्क के आइन में, अव्वलीन तरीन उसका वोट होता है कि उसका वोट उसको सही जगह पर पहुँचे। और इतनी बड़ी क्लियर कट धांधली कहें या धांधला कहें, ये इस बार नज़र आ रहा है। मैं गलत हूँ, कोई और गलत हो सकता है, ये लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम तो गलत नहीं हो सकती। तो क्यों हमारा निज़ाम इंसाफ आगे बढ़कर इस गुत्थियों को सुलझाए, ये इन्हीं का काम हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं और आप इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यानी कि नविश्ता दीवार पर ये सब चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं और अदालतें जो हैं वो बड़ी खामोश सी नज़र आ रही हैं। तो नाज़रीन कराम, मुल्क को बचाना है तो जिस मुल्क में अदालतें काम कर रही होती हैं, सही काम कर रही होती हैं, उस मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा से कहा जाता है। तो यही मेरी ख्वाहिश भी है, आपकी ख्वाहिश भी होनी चाहिए, और हम सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में अदालती निज़ाम इस तरह से फले फूले, अदालतें अपने तौर पर इन चीज़ों का नोटिस लें, ख़ास तौर पे अवामी हुकूक़ का और ख़ास तौर पे अवाम के वोट का उनको पूरा एहसास होना चाहिए। और जब अवाम मायूस हो जाए तो किसी भी इदारे के पीठ पे अवाम होती है, अवाम ही की वो ताकत होती है जिससे वो इदारे फलते फूलते हैं, वो इदारे मज़ीद मजबूत होते हैं। तो याद रखा जाए कि जब अवाम उन इदारों की बैक से हट जाए या उसकी सपोर्ट में ना रहे तो वो इदारे बड़े कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर दीवार के मानंद होते हैं। तो मुझे और आपको अब ये ख्याल रखना होगा कि ये इदारे मजबूत रहें, हम इदारों के पीछे ज़रूर हैं, लेकिन इन इदारों को भी अपना काम इंतहाई खुशसलूबी के साथ अवामी हुकूक़ के तौर पर अंजाम देना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिए अल्ताफ़ बयानी को। अल्लाह निगहबान।